बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज एंड ड्यू टू अ फाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। आज हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। इस पार्ट में हमने एक रिंग कंसिडर करना है। आप जानते हैं ये जो रिंग है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक वन डायमेंशनल ज्योमेट्री। आपने चार्ज एक्चुअली में इस रिंग की बाउंड्री के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। आप ये समझ सकते हैं कि एक स्ट्रेट वायर जिसकी कोई ना कोई लेंथ है, अगर आप उसको बेंड करके एक रिंग की शक्ल दे दें तो वो क्या बन जाएगा, इस तरह से एक रिंग बन जाएगा। तो इसका मतलब है हम इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने वायर को ट्रीट किया, यानी हम इसकी बाउंड्री के ऊपर छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट ले लेंगे और उन लेंथ एलिमेंट में से किसी एक की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। और फिर सिमेट्री को जहन में रखते हुए हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट सपोर्ट करते हैं और कौन से कंपोनेंट बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो जो सपोर्टिंग कंपोनेंट्स होंगे हम जस्ट उन कंपोनेंट्स को ओवर द बाउंड्री इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो टोटल रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आर जो है वो एक कांस्टेंट है। हमने इस रिंग की पूरी बाउंड्री के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उस चार्ज की अमाउंट है Q टोटल। एक पॉइंट हमने यहां पर अज्यूम किया P। इस पॉइंट P का इस रिंग के सेंटर से जो फासला है वो है Z। अब एक बात, ये जो लाइन है जो O से लेके इस पॉइंट P को जो है वो मिला रही है, ये लाइन बिल्कुल हमने ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग जो है वो कंसीडर किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो रिंग है एक्चुअली में फर्श के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी ये रिंग फर्श के ऊपर इस तरह से पड़ा हुआ है। तो जो फर्श है वो है एक्स वाई प्लेन और जो एक्सिस है वो उसके सेंटर में से यूं स्ट्रेट अपवर्ड। इसका मतलब है कि जो एक्सिस है वो है अलोंग जेड एक्सिस, इसलिए हमने इस फासले को जेड से जाहिर किया क्योंकि ये अलोंग जेड एक्सिस है। अब आप क्या करें, यहां पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, इस लेंथ एलिमेंट को मैं ds कह रहा हूं। मैंने इस वक्त लेंथ को x और y दोनों से जाहिर नहीं किया बल्कि एक नया वेरिएबल चूज कर लिया क्योंकि रिंग जो है वो एक प्लेन में मौजूद है, वहां पर दो डायमेंशंस होती हैं x और y। तो आपने सिर्फ लेंथ की बात करनी है, इसलिए मैंने उसको एक नए वेरिएबल s से जो है वो जाहिर किया ds। एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट जिसकी लंबाई है ds और इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो है dq। इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है dE। अगर आप इस एंगल को, ये जो वर्टिकल यानी z एक्सिस के साथ बन रहा है ये है थीटा, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये एंगल भी थीटा होना चाहिए। अब आप इस एंगल थीटा के लिहाज से dE के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक होगा अलोंग द एक्सिस ये, और थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट है, तो जो अलोंग द एक्सिस होगा वो होगा dE cos थीटा एडजेसेंट टू थीटा। एक इसके यूं बिल्कुल सामने होगा, ये इस साइड पे, वो इस साइड पे बनाने की बजाय यहां पर बना दिया गया, इसकी वैल्यू होगी dE sin थीटा। तो इसका मतलब है आपने इस लेंथ एलिमेंट की वजह से दो कंपोनेंट कर दिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक है dE sin थीटा जो बिल्कुल इस एक्सिस के, ये जो एक्सिस था उसके परपेंडिकुलर, और दूसरा जो है वो इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल यानी अलोंग द एक्सिस है, वो है dE cos थीटा। अब सिमेट्री को ध्यान में रखें, अगर यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट है तो लाजमी सी बात है बिल्कुल इसकी ऑपोजिट, सिमेट्रिकली ऑपोजिट साइड के ऊपर यानी ओरिजिन के बिल्कुल दूसरी साइड पे यहाँ पर भी एक लेंथ एलिमेंट होगा जिसकी लंबाई जो है वो ds ही आप कहेंगे, उसके ऊपर चार्ज की अमाउंट dq ही होगी और उसका इस पॉइंट P से जो फासला होगा वो वही होगा जो इसका फासला था r। तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है dE वो इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पर ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल बिल्कुल किसके बराबर होगा, थीटा।
यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर देंगे, एक होगा अलोंग द एक्सिस, मैंने यहाँ पर बनाने की बजाय यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और दूसरा होगा यूं परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, यहाँ पर ड्रॉ करने की बजाय यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डी ई साइन थीटा लेफ्ट साइड पे है, ये डी ई साइन थीटा राइट साइड पे है, तो ये जो डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट है ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर गए। तो एक्चुअली में कौन से वाले कंपोनेंट सपोर्ट कर रहे हैं वो है डी कॉस थीटा। यहाँ पर भी डी कॉस थीटा देखें अपवर्ड था, ये वाला डी कॉस थीटा भी अपवर्ड था। जिसका मतलब है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की है। अब पहली बात, ये आर था, इधर से लेके इधर तक का फासला स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और ये जेड। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखें ये जो आर है स्मॉल आर, ये हाइपोटेनस का रोल प्ले कर रहा है, थीटा के बिल्कुल साथ ये बेस का रोल प्ले कर रहा है जेड, और थीटा के बिल्कुल सामने ये जो कैपिटल आर है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है। हम जानते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। दूसरी बात, हमने ये देखा कि कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना भी जरूरी है। तो कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पर थीटा के बिल्कुल एडजेसेंट साइड है बेस, वो है जेड, और ये टिल्टेड या लॉन्गेस्ट साइड जो है वो है हाइपोटेनस, तो इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड ओवर आर। अब लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एस, तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा डी एस। अब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंशियल चार्ज थी वो थी डी ई, वो किसके बराबर होनी चाहिए, के इंटू डी क्यू ओवर आर स्क्वायर। डी क्यू की जगह हम पुट कर देंगे लैम्डा इंटू डी एस, तो हमने डी क्यू की जगह पुट कर दिया लैम्डा इंटू डी एस, तो के डी क्यू की जगह लैम्डा इंटू डी एस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम करनी है, वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने मालूम करनी है रिंग की वजह से। तो अगर आप रिंग की टोटल लेंथ देखें, अगर आप एक पॉइंट से चलें और दोबारा इस रिंग को कवर करते हुए वापस इसी पॉइंट पे पहुंचें, तो जो टोटल फासला आप तय करते हैं वो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr के बराबर होता है। इसका मतलब है आपने 0 से 2πr तक जो है वो इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन सिर्फ कौन से कंपोनेंट की, डी कॉस थीटा की। या दूसरा मेथड ये है कि आप 0 से लेके πr तक यानी सेमी सर्कल के ऊपर, ये जो हाफ बाउंड्री है उसके ऊपर मूव करें, उस वक्त डी कॉस थीटा की बजाय 2d कॉस थीटा इस्तेमाल कर लें, ठीक है, क्योंकि जितना रोल एक सेमी सर्कल का होगा उतना ही रोल दूसरे सेमी सर्कल का भी होगा। तो 0 से लेके πr तक, इस 2 को मैंने बाहर निकाल लिया। डी की वैल्यू है के लैम्डा डी एस ओवर आर स्क्वायर, के लैम्डा डी एस ओवर आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू से जेड ओवर आर, तो जेड ओवर आर आ गया। अब ये 2 के लैम्डा और जेड बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल तो एस है, ये जो जेड है आर वगैरह इनके ऊपर नहीं है। ये आर स्क्वायर और आर मिलकर बन जाएगा आर क्यूब, आर की वैल्यू से जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, तो जब आप इसका क्यूब करेंगे तो वो उसकी पावर 3/2 बन जाएगी। इंटीग्रेशन सिर्फ ds की है, और ds की इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ क्या आ जाएगी, s, और लिमिट्स हैं 0 से लेके πr तक। तो आप एक दफ़ा s की जगह πr पुट कर दें और एक दफ़ा 0, तो πr माइनस 0 दैट वुड बी πr। अब आप देखें ये 2πr इंटू लैम्डा, 2πr इंटू लैम्डा, k इंटू जेड डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2। अब हमने लाइन चार्ज डेंसिटी को ये कहा था टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अगर आप इस रिंग की सरफेस के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो हम अज्यूम कर लेते हैं, वो कितना है, q डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, रिंग की टोटल लेंथ है 2πr, अभी हमने देखा सर्कमफेरेंस के बराबर है, तो यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी, ये 2πr इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा लैम्डा इंटू 2πr। तो इसका मतलब है ये जो लैम्डा और 2πr है इस सब की जगह आप क्या पुट सकते हैं, q। तो इसका मतलब है k बचेगा, z बचेगा, और बाकी 2πr लैम्डा की जगह q आ जाएगा, तो k q z डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो साथ k यूनिट वेक्टर लगा दें, क्योंकि ये अलोंग z एक्सिस जो है वो आपको दिखाई दे रही थी। अब एक इसका स्पेशल केस ये है कि फर्ज करें मैं इस रिंग से बहुत दूर चला गया, इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं
उस पॉइंट का इसके सेंटर से जो फासला है वो है z, वो इस रिंग के साइज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, यानी आप कहेंगे z इज मच मच ग्रेटर देन r। तो आप r को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो r को आप अप्रॉक्सीमेटली 0 पुट कर दें, r अप्रोच टू 0। जब यहाँ पर r 0 हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा z स्क्वायर की पावर 3/2, और पावर की जब पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये स्क्वायर इस से कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा z क्यूब। अब ऊपर z मौजूद है, नीचे z क्यूब है, तो जब आप कैंसिल कर देंगे z की एक पावर को तो ओवर में z स्क्वायर बच जाएगा, तो k क्यू ओवर z स्क्वायर, साथ के यूनिट वेक्टर आ गया। इसका मतलब है ये वाला जो रिलेशन है सेम वही वाला रिलेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का था, बस वहां पर था k क्यू ओवर r स्क्वायर, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस को आपने r से रिप्रेजेंट किया हुआ था। यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस को आप z से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर है k क्यू ओवर z स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। मैं इसलिए इसकी लिबर्टी ले रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से हमने रिंग को सॉल्व किया सेम वही वाली सिमेट्री हमने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए इसी को इसके साथ ही जो है वो क्लब कर दिया। अब जो डिस्क है बेसिकली इट इज़ अ 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये डिस्क जो है वो आप समझें कि ये जैसे पेपर की शीट है, ये 2 डायमेंशनल है, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है। तो डिस्क भी एक्चुअली में क्या है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो उसका कोई ना कोई एरिया होगा डिस्क का। तो वहां पर हमें जो चीज़ गिवन होगी वो होगी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको सिग्मा कहा जाता है। और अगर हमारे पास एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है तो डी क्यू ओवर डी ए, उस एरिया एलिमेंट की जो एरिया है वो है डी ए, उसके ऊपर जो चार्ज की अमाउंट है वो है डी क्यू, तो आप कह देंगे डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। तो अब हमने सिचुएशन जो है वो इसको डिस्कस करना है कि हम इस डिस्क की बात करते हैं, ये फर्श के ऊपर डिस्क पड़ी हुई है, इस डिस्क का जो रेडियस है यानी इसके सेंटर से लेकर ये बाउंड्री तक का फासला वो है r, कैपिटल R, यानी जैसे हमने वहां पर अज्यूम किया यहां पर भी हम कैपिटल R ही अज्यूम कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, तरीकाकार ये होगा कि हम ये समझेंगे कि ये जो बड़ा डिस्क है इसको छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में हमने तब्दील करना है। जैसे हमने बड़ी लाइन को छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट में चेंज किया था, यहाँ पर हम बड़ी डिस्क को, बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। अब वो कैसे किया जा सकता है, हम ये करेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो डिस्क है ये एक्चुअली में छोटे छोटे बहुत ही छोटी थिकनेस वाली रिंग्स के ऊपर मुश्तमिल है। जो सबसे छोटा रिंग होगा वो पड़ा हुआ इसके सेंटर के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, और जो सबसे बड़ा रिंग है वो इसकी बाउंड्री के ऊपर मौजूद है। इसका मतलब आप ये समझें कि ये छोटे छोटे रिंग्स जिनका रेडियस सेंटर से बाउंड्री की तरफ जाते हुए बढ़ रहा है, लेकिन उनकी थिकनेस जो है वो हम फिक्स रख देते हैं। उनकी थिकनेस को हम जो है वो क्या कह देते हैं, डी आर डैश। यानी आप ये कहेंगे वी शुड कंसिडर द डिस्क एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी आर प्राइम, ठीक है। तो अब सारों की थिकनेस जो है वो डी आर प्राइम आप कंसिडर कर लें, रेडियस को आप आर प्राइम कह दें, लेकिन आर प्राइम की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर तक चेंज होगी, क्योंकि सबसे छोटा जो लेंथ एलिमेंट है, जो रिंग है, वो सेंटर में पड़ा हुआ है जिसका रेडियस 0 कंसिडर होगा, और सबसे बड़ा रिंग जो है वो इसकी बाउंड्री पे पड़ा होगा जिसका रेडियस जो है वो आर डैश के बराबर होगा। तो अगर आप इसकी एक छोटे रिंग, अब ये छोटा रिंग जिसकी कुछ ना कुछ थिकनेस भी है, अब इसको लेंथ एलिमेंट तो नहीं ट्रीट किया जा सकता, एक्चुअली में ये एरिया एलिमेंट है क्योंकि इसकी लेंथ भी है जो कि 2 पाई आर वाले फॉर्मूले से निकाली जा सकती है, और इसकी थिकनेस भी है। तो जब आप लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे या लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका एरिया आ जाएगा। तो ये जो रिंग है जिसका रेडियस है आर डैश और जिसकी थिकनेस है डी आर डैश, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर डैश और डी आर डैश। अब नेक्स्ट बात कि इस रिंग की बाउंड्री के ऊपर छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट अगर आप ट्रीट करें, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी डी ई। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। तो अब आप डी ई के 2 कंपोनेंट कर देंगे, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द एक्सिस, वो होगा डी ई कॉस थीटा, दूसरा होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, वो होगा डी ई साइन थीटा। और सिमेट्री को ध्यान में रखें तो इस लेंथ एलिमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे यहां पर भी एक लेंथ एलिमेंट होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इस पॉइंट पे मालूम करेंगे
तो उसके भी दो ही कंपोनेंट बनने हैं, एक होगा डी कॉस थीटा जो अलोंग द एक्सिस होगा, और दूसरा होगा डी साइन थीटा जो लेफ्ट साइड पे होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो डी साइन थीटा यहाँ पर राइट साइड पे था, इसकी वजह से लेफ्ट साइड पे बनेगा, दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन बिल्कुल वही वाली बन गई जो रिंग की दफा बनी थी, कि जो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस है जो कि डी कॉस थीटा है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, और जो डी साइन थीटा है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेते हैं कि डी कॉस थीटा कंट्रीब्यूट टुवर्ड द कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क, वाइल डी साइन थीटा कैंसिल किस वजह से, सिमेट्री की वजह से, ड्यू टू सर्कुलर सिमेट्री, के सर्कुलर सिमेट्री की वजह से एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन कर दें कौन से, डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट की, डी कॉस थीटा की इंटीग्रेशन 0 से लेके r तक, यानी आपने जो सबसे छोटा रिंग लिया था वो भी लिया था बिल्कुल सेंटर ऑफ द डिस्क के ऊपर, सबसे बड़ा रिंग लिया था बाउंड्री ऑफ द डिस्क के ऊपर। तो इन रिंग के जो रेडियस हैं जिसको आप r डैश से किया हुआ है वो 0 से तब्दील होकर r तक चलेगा। तो ये बन जाएगा डी कॉस थीटा, डी की जगह आप पुट कर दें k डी क्यू ओवर r स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा निकालें। अब आप देखते हैं थीटा ये है, इसके बिल्कुल साथ ये वाली साइड जो है वो क्या है, बेस है, और ये वाली जो साइड है ये है हाइपोटेनस जिसको आपने r से ज़र किया हुआ है। तो ये z ओवर r के इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा। r की वैल्यू सेम उसी तरह से z स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अब आप डी क्यू की जगह पुट कर दें सिग्मा डी ए, आर स्क्वायर और r मिलके बन जाएगा r क्यूब, के सिग्मा, ये z को आपने पहले लिख लिया, डी ए की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करें 2 पाई r डैश इंटू डी आर डैश, 2 पाई r डैश इंटू डी आर डैश। अब आप क्या करें, ऊपर देखें पाई के सिग्मा z, पाई के सिग्मा z, इन सब को आपने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो है डी आर डैश, ये डी आर डैश, 2 इंटू आर डैश को आपने ऊपर ही रहने दिया, और ये जो डिनोमिनेटर था z स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर की पावर 3/2 ये न्यूमिनेटर में शिफ्ट करके -3/2 कर दिया। अब हम इंटीग्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं कि जब किसी फंक्शन की पावर गिवन हो और साथ ही उसका डेरिवेटिव भी गिवन हो तो हम उस फंक्शन की पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो z स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर की पावर -3/2 थी, इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो -1/2 रह जाएगा, और इसी -1/2 से आप डिवाइड भी कर देंगे, और लिमिट्स होंगी 0 से लेके r तक। ये माइनस इधर आ गया, ये ओवर वाला 2 सबसे ऊपर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 2 पाई के z सिग्मा। अब ये है z स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर की पावर -1/2, तो ये z स्क्वायर r डैश की जगह r पुट कर देंगे माइनस, फिर आपने r डैश की जगह 0 पुट करना है, तो सिर्फ बचेगा z स्क्वायर की पावर -1/2, तो z स्क्वायर की पावर -1/2, 2 पाई के z सिग्मा। ये नेगेटिव साइन, और इस नेगेटिव साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, z स्क्वायर की पावर -1/2, तो ये 2 इस से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा z स्क्वायर की पावर -1। z की पावर -1 को 1/z कहा जाता है, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो वो +1/z हो जाएगा, और ये z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर -1/2 है, ये ओवर में जाके 1 ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट बन जाएगा, लेकिन जब ये नेगेटिव साइन अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। लास्ट पे ये जो बाहर आपके पास z मौजूद है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो जब ये z इस 1/z से मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट 1 बच जाएगा माइनस, और जब ये z इससे मल्टीप्लाई होगा तो z ओवर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑफ डिस्क, और इसके साथ आप k यूनिट वेक्टर जो है वो लगा सकते हैं क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क है। अब एक स्पेशल केस इसका यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्ज करें ये जो चार्ज डिस्क है जिसका रेडियस है r, फर्ज करें ये जो रेडियस है वो इनफाइनाइट हो गया, यानी आप ये कहें इनफाइनाइट चार्ज डिस्क थी, यानी इनफाइनाइट शीट थी। तो जब यहाँ पर r की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ओवर में इनफाइनाइट की वजह से ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट।
अब ये देख सकते हैं कि ये सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया। तो जब आप k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे तो 2 पाई से मल्टीप्लाई होने के बाद और ये सिग्मा से मल्टीप्लाई होने के बाद वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज वो है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखें सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट होगी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ चार्ज को, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है अगर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज आप इस्तेमाल करें तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है वो इर्द गिर्द कांस्टेंट आएगी, बेशक कोई पॉइंट जो है वो चार्ज के करीब हो या जो है वो उससे दूर हो। तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।